हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हम लोग अगले लेक्चर पे आते हैं। और जैसा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने सभी प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया था, जिसमें से एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चारों बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं और चारों को आपने बहुत डिटेल में पढ़ भी लिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक पे हम थे और हमने उसकी सभी डिटेल को समझा था, डेफिनेशन समझी थी, पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह से उसका ट्रेंड था, कैसे घटना बढ़ना हो रहा था, ये सभी चीज़ें ऑलमोस्ट हम लोगों ने समझ ली थी। बट उसके एक एप्लीकेशन को हम लोग जरूर समझे और एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन के बेसिस पर आप बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर जानेंगे, ठीक है। तो मैं उस एप्लीकेशन पे बात करूंगा और आज छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगा। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके हालांकि कई एप्लीकेशन हैं, जिनमें से सबसे पहला एक एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो आप बॉन्ड स्ट्रेंथ को बोल सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये बताया गया कि अगर किसी ए और बी के बीच बॉन्ड बना है और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। बट ये बहुत प्राइमरी बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को आप रिलेट कर सकते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल भी यहाँ पे देता हूँ। ये बात हालांकि हम लोगों ने जब पॉलिंग का जो केस था उस पर पढ़ते समय बताया था मैंने आपको। जैसे मैं मान लीजिए HF, HCl, HBr और HI की बात करूं, ठीक। तो इसमें क्या है, H और F के बीच बॉन्ड बना है, यहाँ H और Cl के बीच, HBr के बीच और HI के बीच। तो अगर आप देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, ये ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात, जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी जो है, तो डिफरेंट बॉन्ड का, वो सबसे ज्यादा, अगर आप देखें ए बी ना लिखूं मैं HF लिख देता हूं, तो ये HF का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ये ऑर्डर आप बोल सकते हो, सबसे ज्यादा डिफरेंस इसका होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो अगर ये है तो स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो हम ये लिख सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा HF का होगा, फिर HCl का होगा, फिर HBr का होगा और फिर HI का होगा। समझ में एक बात। तो ये एक सबसे पहला बहुत प्राइमरी बात हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉन्ड में दो एटम है और उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, तो डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो ज्यादा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे एक तो ये, दूसरी एक और बात मैं यहाँ पे समझा दूं। दूसरा एक और एप्लीकेशन है और वो है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। ये पहले इस बात को हम लोगों को थोड़ा और डिटेल से समझना होगा और फिर हम उस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए और बी के बीच बॉन्ड बना है, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड है वो पार्शियली मान लीजिए इधर शिफ्ट हुआ, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज हो गया। अच्छा, ये पार्शियल दिखाने का मतलब क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है किधर, बी की डायरेक्शन में। और क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है, ठीक है। अच्छा, ये बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट। ये पार्शियल चार्जेस कब आए हैं, जब आपने थोड़ा सा शिफ्ट किया। अगर मैं इसको 100% या आयनिक मान लेता, अगर ये 100% आयनिक होता, तो इस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि A प्लस होता और B माइनस होता, फिर ये अलग अलग हो जाते और फिर इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता। बात समझ आ रही। तो ये बात आप समझिएगा जरा, कोई भी बॉन्ड जो आप बनाते हैं कोवेलेंट,
वो कंप्लीट 100% ना तो कोवेलेंट होता है और ना ही आयनिक होता है। मतलब उस बॉन्ड के अंदर दोनों करेक्टर होते हैं। और ये करेक्टर क्यों हम बोल रहे हैं? दरअसल आयनिक का मतलब क्या होता है कि दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से शिफ्ट हो, या तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए या एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाए। तो अगर ऐसा होता है तो आप आयनिक बॉन्ड बनाते थे, मेटल नॉन मेटल। और अगर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा है तो आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाते थे, ठीक है। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ा तो वहां हमने ये भी सीखा है कि पूरा चार्ज ना शिफ्ट होकर कुछ पार्शियल शिफ्टिंग भी हो सकती है। तो पार्शियल शिफ्टिंग का मतलब वो कोवेलेंट नेचर से किधर की ओर बढ़ रहा है, आयनिक नेचर की तरफ। मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें बहुत डिटेल बॉन्डिंग के अंदर भी है, बट अभी थोड़ी बात समझनी है हमें। तो यहां पर आप ये बोल सकते हो कि जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ये समझिएगा, जितना ज्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा, आप बोल सकते हो कि वो बॉन्ड उतना ज्यादा आयनिक करेक्टर वाला होगा, उसका आयनिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो इस बात को समझिएगा। तो ये यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ए और बी के बीच ज्यादा आ जाए, तो जितना ज्यादा ये डिफरेंस बढ़ेगा, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर भी जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। हालांकि इस पे हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, अभी नहीं, बाद में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो ये एक बात समझ में आती है कि दूसरा एक एप्लीकेशन ये आ जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर किसी भी बॉन्ड का ज्यादा से ज्यादा हुआ तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि वो आयनिक करेक्टर उसके अंदर ज्यादा होगा, उसके अंदर लगातार आयनिक करेक्टर बढ़ेगा और कोवेलेंट नेचर जो होगा वो कम होगा। आप इसको उल्टा समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आयनिक बिल्कुल नहीं होगा, वो तो कंप्लीट कोवेलेंट हो गया। फिर बात समझा रही? तो अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ गई तो वो तो सेम एटम हो गया। जैसे मैं बात करूं O2 की या N2 की, H2 की, तो इनमें क्या है, इनमें कतई कोई बॉन्ड आयनिक होने की कोई कंडीशन ही नहीं आएगी, तो वहां प्योर 100% कोवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बात सामने आती है। और दो बातें आपने अभी तक एप्लीकेशन में सीखी। एक क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो पॉलिंग के स्केल के बेसिस पे था, जिसमें मैंने एक एग्जांपल दिया कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा आएगा वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर माना जाता है, ठीक है। और उसका एग्जांपल भी आपने HF, HCl, HBr और HI के फॉर्म में पढ़ा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। तो ये क्या है, मैं फिर समझा दूं। मैंने यहाँ पे बात बताई कि A और B एटम के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। और यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बीच में है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, शेयरिंग का है। अब चूंकि B का अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हो गया तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को कुछ अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, और जिसके कारण इसके अंदर पार्शियल माइनस चार्ज और इधर पार्शियल प्लस चार्ज। पार्शियल का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज, बात समझिएगा। तो इसका मतलब अगर ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता तो ये इसमें आ जाता, आयनिक हो जाता। और ये कुछ शिफ्ट है, इसका मतलब ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप किसी भी बॉन्ड की बात करें तो उसके अंदर दोनों नेचर होंगे, एक तो कोवेलेंट भी होगा और दूसरा आयनिक भी होगा, ठीक है। और क्यों हो रहा है वो आप समझ रहे हैं। अगर उसमें पार्शियल शिफ्टिंग बढ़ती जा रही है और ज्यादा शिफ्ट हो रहा है तो लगातार वो कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक की तरफ मूव कर जाएगा। मेरी बात समझिएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से ये बात समझ सकते हैं। तो मोटे तौर पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी का ज्यादा है तो वो आयनिक करेक्टर की तरफ बढ़ता चला जाएगा वो बॉन्ड, ठीक है। तो ये दो बातें आ गई। एक और एप्लीकेशन इसी से रिलेटेड है, इस पे हम लोग बात करें। जैसा कि एक और तीसरी बात हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं और वो बॉन्ड क्लीवेज है या बॉन्ड डिसोसिएशन है, बॉन्ड फीजन इसको आप बोल सकते हैं। फीजन मतलब बॉन्ड ब्रेक होना।
ये मैं समझा दूं। दरअसल जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें आप ये कैसे बता सकते हैं कि वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, आयनाइजेशन कैसे होता है। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक X एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है और उससे H जुड़ा है, ये तीनों बातें। ये X एटम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये H हो गया। ठीक है। आपने एक बात पढ़ी है कि अगर ये इसके दो तरीके से ब्रेकिंग हो सकती है। एक केस हो सकता है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा, X O माइनस और यहाँ H प्लस आ जाएगा, ये हो सकता है। अगर ये H प्लस देता है तो आप उसको क्या नाम दे देंगे, एसिड। आपको पता ही है एसिड। ये केस फर्स्ट हो सकता है, ठीक है। और यहीं पे केस सेकंड भी होगा। तो यहाँ X है, ये O है और ये H है। अब हो सकता है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता, तो अगर ऐसा हो जाता तो X प्लस और OH माइनस आ जाए। अब देखो ये अगर आ जाता तो ये क्या हो जाता, बेस। तो आप ये सब कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल होगा डिफरेंस का। तो मैं दोनों की कंडीशन बता देता हूँ। आपसे बोला है गया कि किसी भी बॉन्ड को जो आप बनाते हैं उनमें उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा है तो उसके आयनाइज होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, यानी उसको आयंस में आप पहले ब्रेक करेंगे। मेरी बात फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। जैसे यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड है, एक X और O का और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो अगर X और O के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और O और H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप दोनों चेक करेंगे, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगा, ठीक है ना, उस डिफरेंस ज्यादा आने का मतलब ये हुआ कि वो बॉन्ड प्लस माइनस के फॉर्म में ब्रेक पहले होगा एज कंपेयर टू अदर। मेरी बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा है इसकी कंडीशन क्या आ सकती है कि डिफरेंस ऑफ X एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O, ये जो डिफरेंस है ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि H बाहर हो रहा है तो ये डिफरेंस इसका कम हुआ होगा, है ना। और ज्यादा किसका होगा डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आपके पास ये केस है जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो आप बोलोगे क्या कि इसमें जो बॉन्ड है वो कौन सा ब्रेक होगा। ये डिफरेंस अगर ज्यादा हुआ तो आप इस बॉन्ड को आयनाइज करेंगे, H में +1 होता है, ऑक्सीजन पे -1 होता है। तो आप इस तरह से बता देंगे कि वो एसिड है, ठीक। और यहाँ जो दूसरा केस है उसमें क्या है, डिफरेंस ऑफ X माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O, ये डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H। तो ये दो बातें आपके सामने हैं, मैं इनका एक एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपको शायद ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो अगर ऐसा होता है, यानी कुल मिला के मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि जिस बॉन्ड का दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आता है उसके प्लस माइनस में आयनाइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। क्लियर बात। तो इसलिए हमने वही बॉन्ड ब्रेक किया है। अब मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको। जैसे लेट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने NaOH की बात की, ठीक है। तो यहाँ सोडियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो एक तरीके से अब अभी तो हम लोग कुछ आयनिक, वैसे तो आयनिक बॉन्ड पहले से होता है पता है आपको, बट अभी मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा हूं। तो अब सोडियम, ये ऑक्सीजन, ये H, ये दोनों तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बात समझिएगा। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगा, तो डिफरेंस किसका ज्यादा आएगा, सोडियम और ऑक्सीजन का। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ये वैल्यू दरअसल ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। और इसीलिए क्या हुआ है, बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, सोडियम और ऑक्सीजन का। तो यहाँ ये Na प्लस बन जाएगा और यहाँ पे OH माइनस, दैट्स वाई दिस इज द बेस। तो ऐसा एक, हालांकि आप Na देखते ही जानते सब बेस है सर, तो आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा ये सब करने की क्या जरूरत है, बट वो जानते हैं वो आया कहाँ से, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और उसका यूज कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होगा वो भी बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो एक तो ये बात, ये एक तीसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर। अच्छा, मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया ClOH। ClOH ये कंपाउंड है HOCl या HClO। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें अब ये चेक करना है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये OH बाहर आएगा कि H प्लस बाहर आएगा। तो अब जरा देखो, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो दरअसल यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ये डिफरेंस हो गया एक, और साथ साथ डिफरेंस किसका होगा, ऑक्सीजन एंड H। तो डिफरेंस किसका ज्यादा होगा ये बताना है आपको। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में आपको गेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो दरअसल यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन और H का, और इनमें एक जैसा होगा। ये आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्लोरीन तो दोनों आगे आ रहे हैं ग्रुप पे, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो सबसे इधर साइड आ जाते हैं, तो इनमें डिफरेंस तो वैसे ही कम होगा। और हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही माना जाता है, तो इनका डिफरेंस ज्यादा है। और ये डिफरेंस ज्यादा होने के कारण ही आप इसको क्या बता देते हैं कि कैसे ब्रेक होगा, H प्लस की तरह और यहाँ माइनस की तरह। समझ रहे बात। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोगों ने जो एप्लीकेशन है वो मोटे तौर पे सीखा, और इसमें तीन मेजर बातें आपके सामने आ गई। एक पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो उसका बॉन्ड अपना स्ट्रॉन्गर होता है, बॉन्ड आप आसानी से बता सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जिसमें HF HCl HBr की बात की हम लोगों ने। दूसरा एक पॉइंट क्या था कि हमने दूसरा एक एप्लीकेशन सीखा कि अगर कोई बॉन्ड बनता है और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो आप ये बोलते हैं कि वो बॉन्ड काफी आयनिक करेक्टर बढ़ता चला जाता है उसके अंदर, यानी आयनिक होने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, आयनिक करेक्टर बढ़ने का मतलब आप बोल सकते हो कि आयनिक होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। और तीसरा उसी से रिलेटेड ही है, एक तीसरी बात हमने ये की कि जब भी तीन एटम के बीच कोई अगर बॉन्ड बना है तो कौन सा बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड पहले आयनाइज होगा, इसके बारे में उन्होंने बात की। और वो क्या बात बताई मैंने, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा होगा वो पहले आयनाइज होगा। ये बात सेकंड वाले एप्लीकेशन से रिलेट हो रही है। तो उसको आप आयनाइज करेंगे तो इसके लिए मैंने दो एग्जांपल भी आप दिए, एक तो NaOH का और एक HOCl का, या ClOH बोल सकते हैं आप। तो क्यों आपने यहाँ पे OH माइनस बनाया और क्यों यहाँ पे हम लोगों ने H प्लस बनाया, ये बात ऐसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन सब एप्लीकेशन के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उस पर बात करते हैं। तो अब हम लोग एक बात यहाँ पे समझ लें, और वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है और इसी से पैरेलल एक टर्म होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, आप जो भी बोलें। और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का मतलब जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल सकते हैं आप। तो आपको ये पता है कि किसी एटम के अंदर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, आप ये बोल सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी कम होगी, है ना। तो इससे क्या फायदा है, इससे इसको हम लोग रिलेट करेंगे मेटेलिक नेचर से। तो यहाँ पे एक बात आती है कि मेटेलिक जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसके अंदर मेटेलिक करेक्टर कम होता है। आप ये बोल सकते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होते हैं, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से टॉपिक को समझिएगा। मेटेलिक नेचर
अगर किसी का बढ़ाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो आप बोल सकते हो कि उसके अंदर मेटेलिक नेचर कम होता है। तो अगर आप इसी चीज को समझें तो आपको ये पता है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जैसे से आप इधर आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करता है। तो अगर इंक्रीज करता है तो आप बोल सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज करता है। और ये आपको पता भी है कि इधर मेटल्स होती हैं और ये आने पे इधर नॉन मेटल्स जनरेट हो जाती है, ठीक। और सीधी चीज यहाँ पे अगर हम इस तरह से रिलेट करें तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, नीचे आने पे मेटल्स होती है, इधर आने पे नॉन मेटल्स होती है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये ट्रेंड से नहीं है, ये तो एप्लीकेशन हो गया कि आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेट कर सकते हैं तो उससे आप मेटेलिक नेचर बता सकते हैं किसी का, कैसे मेटेलिक नेचर को आप यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मेटेलिक नेचर की जब हम बात करते हैं कि मेटेलिक नेचर ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है ना। मेटेलिक नेचर का मीनिंग जरूर हमें आना चाहिए कि उस कौन से नेचर की बात हम कर रहे हैं, उसमें क्या ऐसा होता है। तो एक बार जरा मैं मेटेलिक बॉन्डिंग पे आ रहा हूँ, जो हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा बताया था शुरुआत में। तो मेटेलिक जो बॉन्डिंग है तो उसका मतलब क्या है, आपको हमने बताया था कि बहुत सारे मेटल्स आयन इस तरह से रहते हैं, ठीक है ना। मेटेलिक बॉन्डिंग जो होता है, बहुत सारे मेटल आयन हैं और इनके बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस सब जगह रहते हैं, ठीक। तो एक तरीके से क्लाउड के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, इस तरह से बना होता है। तो अब जरा समझिए, और होता क्या, यही इलेक्ट्रॉन मेटल्स को आपस में बाइंड रखता है, बांध के रखता है, ठीक है। तो जब भी आप बोलते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होना, मतलब सीधा ये है कि उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी ज्यादा होना। मतलब जो मेटल जितना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, आप बोलते हैं कि वो उतना अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर है उसके अंदर। मेटल मेटल का एक्चुअल कैरेक्टर यही है कि वो अपने से इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर दे। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देगा, आप उसको बोलेंगे कि वो उतना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर उसके अंदर ज्यादा होगा, ठीक है। और अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि हम जो ये बात करते हैं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है किसी की तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्यों कम होता है। अब जरा समझिएगा, अगर किसी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बहुत ज्यादा हुई तो उसका जो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। तो अगर किसी मेटल आयन में जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन अंदर ही चला जाएगा, अट्रैक्ट होकर अंदर चला जाएगा। तो बात समझ में आई। तो अगर आपने इसको बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने का मतलब आप इधर आ रहे हो और इधर अगर आ गए तो साइज भी छोटा हो रहा है और साथ साथ जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, है ना। और हम तो मेटेलिक कैरेक्टर में बात किसकी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो ऑलरेडी रेडियस बढ़ चुका होता है और वो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट गया, और जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटा उसने अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली बाहर कर दिया। इसीलिए हम बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जब भी आपसे ये बात बोली जाए कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया है तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उस एटम की बढ़ जाती है, ठीक। अच्छा एक बात समझिएगा, जैसे मैं इधर अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव बहुत कम है, आप जैसे से आगे आएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना बहुत आसान है, जैसे कि इधर है मेटल है नहीं तो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे आते जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम। अब जरा मेरी बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने एक मेटल आयन बनाया और ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक और मेटल आयन है।
तो ये जितना बड़ा एटम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए जिसका जितना बड़ा साइज हो जाता है आप उसको बोलेंगे उतना ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए एटम छोटा होता जाए और बहुत छोटा अगर हो गया तो वो जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन फिर उसके अंदर चला जाएगा, और अगर ये अंदर चला गया तो फिर वो क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये सब चीजें कनेक्ट रखिएगा। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो मेटेलिक करेक्टर हो गया, अगर वही इलेक्ट्रॉन अंदर आपने कर दिया तो वो नॉन मेटल का नेचर हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर किसी सब्सटेंस के अंदर का मेटेलिक कैरेक्टर जानते हैं, ठीक। इसी से जुड़ा एक और छोटा सा बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने एक बात ऑलरेडी पढ़ रखी है कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या है, बेसिक नेचर के, बेसिक इन नेचर। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है, तो उनको आप एसिडिक इन नेचर बोलते हैं। तो कुल मिला के आपने एक सीधे तौर पे ये समझ लिया है कि मेटल के अगर ऑक्साइड हैं तो वो बेसिक ज्यादा होंगे, और अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो वो एसिडिक ज्यादा होंगे, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए मैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने इन सब में लगातार बोला तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, ये तो घट रहे, तो नॉन मेटल्स हो रहे हैं, तो यहाँ तो मेटेलिक जो करेक्टर है वो तो डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं इनके ऑक्साइड बना देता तो उनके नेचर कैसे होंगे, जैसे मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, Li2O लिख दिया, BeO लिख दिया, या B2O3 लिख दिया, या CO2 लिख दिया, या N2O5 लिख दिया। तो आप अगर ऑक्साइड लिखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इनका एसिडिक नेचर बढ़ेगा। मेरी बात समझिएगा, कौन सा नेचर बढ़ा, एसिडिक नेचर, क्योंकि जैसे आप वहां से इधर आ रहे हो तो यहाँ पे नॉन मेटल होते जा रहे हैं, और नॉन मेटल अगर हो गए तो इनमें इनके जो ऑक्साइड होंगे उनमें कौन सा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। तो आप यहाँ पे सिंपली इसको एसिडिक नेचर बता सकते हो। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कंपेयर करिए इनमें कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन, अगर ये पूछा जाता है कौन ज्यादा बेसिक है तो ये हो जाता। इसी तरह से अगर मैं Li2O, Na2O, Rb2O और CS2O इनकी बात करता, तो डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक करेक्टर क्या है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, तो इनके ऑक्साइड का भी क्या होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ बेसिक जो नेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे जानना है, और इस पे भी बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसका यूज भी बहुत होगा। तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जो एलिमेंट होंगे उनके ऑक्साइड बनाए जाएंगे, और आपसे एसिडिक या बेसिक नेचर को कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा। एक दो और एग्जांपल मैं इसमें लिख सकता हूं, पहले उसको भी लिख दिया जाए। जैसे मैं यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब लिख दिया मैंने, ये थर्ड पीरियड है। तो अगर मैं इसका ऑक्साइड लिख देता Na2O, MgO, Al2O3, SiO2 और P2O5, ठीक है ना। तो ऐसे केस में भी क्या होता, एसिडिक नेचर यहाँ पे बढ़ जाएगा, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, ठीक। तो ये एक सिंपल सा करेक्टर आप बता सकते हो, और ऐसे ढेरों क्वेश्चन होंगे, है ना। जैसे मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ग्रुप वाइज हम बात करें तो मैं अगर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड
इनकी बात कर रहा हूँ, और इनमें मैंने ऑक्साइड बना दी CO2, SiO2, GO2 या SnO2 या PbO2, तो डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको समझने होंगे। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, याद है आपको? तो अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऑक्साइड को बनाएंगे तो उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, ये बात समझिएगा, है ना? तो उसको भी यहाँ पे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें देता हूं। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे आप वेरी करा सकते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं PbO और PbO2, तो यहाँ +2 है और ये +4 है, सेम मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ +4 है, तो ये जो होगा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेड। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका ऑक्साइड भी क्या होगा, ज्यादा एसिडिक, तो आप एसिडिक ज्यादा ऑर्डर बता सकते हैं, और ज्यादा बेसिक कौन होगा, ये समझे बात? ऐसे ही और एग्जांपल, N2O3 एंड N2O5, कौन ज्यादा होगा, यहाँ +5 है, यहाँ +3 है, ज्यादा एसिडिक ये हो गया। तो इस तरह के आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक और एग्जांपल में P2O3 एंड P2O5, ये भी कर सकते हैं आप। तो ऐसे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं जहां पे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हुआ तो उस एटम की दरअसल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो उसका ऑक्साइड जो होगा उसका एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के एक और छोटा सा एग्जांपल मैं इसी में लिख दूंगा इन सबको रफ करके। चलिए, तो अब हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं HClO4, या इसी में मैं इसको इस तरह नहीं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा Cl2O7, Cl2O5, Cl2O3 एंड Cl2O, ये चारों क्लोरीन के ही ऑक्साइड है। तो जब आप इस पे आएंगे तो ये +7 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा, यहाँ +3 होता है, और यहाँ पे +1। तो अगर ऐसा हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे आने पे क्या हो रहा है, कम। तो ऑब्वियस बात है कि मेटेलिक करैक्टर यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इस क्लोरीन की, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो नीचे आने पे एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ आ रही? तो ये एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ऐसे ही आप और बहुत छोटे छोटे एग्जांपल, SO2 एंड SO3, यहाँ +4 है, यहाँ +6 है, ऑब्वियस बात है ज्यादा एसिडिक होगा। तो इस तरह के ढेरों एग्जांपल आपके पास होंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपको ट्राई करना है। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में आप मूव कर सकते हैं इस तरह से। तो ये एक काम हम लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन। तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग प्रॉपर्टीज वाइज यहाँ पे एंड करते हैं आज। अगले चैप्टर की अगर हम बात करें तो वहां बात हम लोग बॉन्डिंग की करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट बात वहीं से स्टार्ट होगी। देखा है तो चैप्टर वही मेन है, ये चीजें एक तरीके से बेसिक्स थे उस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, है ना? तो मैं एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें मैं फिर बोलूंगा आपसे कि एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन चारों सेगमेंट को आप बहुत डिटेल वाइज हर तरीके से पढ़ें और थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग होइए, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है। क्वेश्चंस के बहुत ज्यादा होने के मतलब नहीं है, यहाँ पे असाइनमेंट्स होंगे, आपको करना होगा, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे हालांकि मैं कुछ क्वेश्चंस भी अभी आज डिस्कस करता हूँ असाइनमेंट को लेकर, और इस चैप्टर को फिर हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। फिर अगली क्लास से हम लोग फिर एक नए चैप्टर पे बढ़ेंगे।
चलिए, तो असाइनमेंट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो मेरे पास हैं, वो मैं एक बार पहले बताता हूँ आपको किस तरह से चीजें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा गया है इसमें। असाइनमेंट जो आपको मिलेंगे उसी की बेसिस पर लिखा है। तो बॉन्ड डिस्टेंस CF in CF4 and SIF in SIF4 वो दे रखा है कितना, तो आपको एक जगह 1.33 एंगस्ट्रॉम दे रखा है और दूसरा 1.54 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ठीक है, दो डेटा दे रखे हैं, ये कार्बन और F का दे रखा है और ये सिलिकॉन और F का दे रखा है। ठीक, ये क्या दे रखा है, बॉन्ड डिस्टेंस, मतलब D ऑफ AB जो बात हम लोगों ने की थी। आगे लिखा है कैलकुलेशन द कोवेलेंट रेडियस ऑफ R ऑफ F निकालना है आपको। और एक चीज यहाँ पे बोल दी गई है कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस जो हैं वो इग्नोर करके चलना है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ रहे हैं बात। तो इसमें कैसे क्या करना है, तो एक काम करते हैं, जरा ये जो लिखा है पहले इसी को लिख लिया जाए। तो आप R ऑफ कार्बन प्लस R ऑफ फ्लोरीन, इसी को तो लिखेंगे, इज इक्वल टू D ऑफ कार्बन एंड F। याद आ रहा है? लेकिन क्या सेम डिफरेंट एटम के लिए हम ऐसा लिखते थे क्या? नहीं, उसमें -0.09 और इनटू में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखते थे। याद करिए, ये फॉर्मूला D ऑफ AB जो लिखा जाता था वो R ऑफ A प्लस R ऑफ B माइनस 0.09 डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, ये लिखा जाता था। बट हम इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया गया ये नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। चलिए, तो हमने इस बेसिस पे लिख दिया। तो R ऑफ कार्बन प्लस R ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू D ऑफ CF कितना है, 1.33 एंगस्ट्रॉम है। ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, R ऑफ सिलिकॉन प्लस R ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू कितना है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये दूसरा इक्वेशन। तो अब आपको करना क्या है, हाँ, हमें R ऑफ फ्लोरीन लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है, ये दोनों। तो क्या किया जाए भाई, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू को अगर निकालना है तो हम एक बार ऐड कर देते हैं दोनों को। तो आप R ऑफ कार्बन प्लस R ऑफ सिलिकॉन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ R ऑफ फ्लोरीन, ऐसा आ गया। दोनों इक्वेशन मैंने ऐड कर दिए और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1.33 और 1.54। तो कितना आ गया, 7, 8, 2.87। ठीक, तो यहां से इक्वेशन आपके पास ये मैं इधर लिख देता हूँ, 2 ऑफ RF इज इक्वल टू 2.87 माइनस क्या होगा, R ऑफ C प्लस R ऑफ SI। अच्छा, शायद आपको ये दे रखा है, ये वैल्यू भी दे रखी है। हाँ, कार्बन और सिलिकॉन का भी बॉन्ड दे रखा है, ये मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं था। कार्बन और सिलिकॉन का भी बॉन्ड, कार्बन और सिलिकॉन का दे रखा है कितना, 1.87। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आसान होगा, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ RF इज इक्वल टू 2.87 माइनस 1.87, 2 टाइम्स ऑफ RF इज इक्वल टू 1 एंड RF इज इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग करेंगे, तो एक आइडिया लगे कि हम किस तरह से चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है और चूंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसको पूछते हैं इसलिए इसको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन और मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, तब तक आप इसको नोट कर लें। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। बाकी थ्योरेटिकल हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, वो सब आप कर भी सकते हैं।
अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले बताता हूँ, जहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने होगा। हाँ, ये मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये आप सबने नोट कर लिया मेरे ख्याल से। चलिए, तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है क्वेश्चन, 58 है इसमें। अब जो भी डेटा हो, ठीक है। एक्स एक्स बॉन्ड लेंथ, एक्स और एक्स की बॉन्ड लेंथ दे रखी। बॉन्ड लेंथ का मतलब डी ऑफ ए बी है ना, वो दे रखा है 1.00 एंगस्ट्रॉम। एंड कार्बन कार्बन का दे रखा है, वो दे रखा है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लिखा है इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स is equal to 3 and electronegativity of carbon is equal to 2.0 and 3.0 respectively. The CX bond length likely to be, तो कार्बन और X का बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो 2 मिनट ऐसा नहीं सीधे आंसर निकालने लगो, और तो हमको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कि है क्या, क्या पूछना चाहता है, कैसे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर दो डिफरेंट एटम का बॉन्ड लेंथ चाहिए तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा, आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी माइनस 0.09 डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, तो उसको लिखते हैं। यहाँ पे कार्बन एक्स है, तो अगर मुझे डी ऑफ कार्बन और एक्स चाहिए तो आर ऑफ कार्बन प्लस आर ऑफ एक्स माइनस 0.09 डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड एक्स, ये लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या हमें पता है, ये दोनों चीज पता होनी चाहिए। डिफरेंस ये भी पता है, ये कैसे पता है, वो यहां से पता है। अगर ये बॉन्ड लेंथ दे रखा है तो आर ऑफ एक्स तो निकाल सकते हैं ना आप, 1.00/2, और आर ऑफ कार्बन अगर निकालना है तो 1.54/2। ठीक, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये डी ऑफ कार्बन एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 0.5 प्लस एक्स कितना हो गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दी 1.54/2। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कितना, तो 0.777 आ जाएगा, और माइनस 0.09 एंड डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट मीन्स 3 and 2, तो 3 - 2 1। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 0.5 प्लस 0.77 और यहाँ पे माइनस 0.09 इंटू 1, तो यहाँ से आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटे छोटे क्वेश्चन उन फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे वो सब लोग सीख सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन ये है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, तो मैं अब इसको नहीं बताऊंगा। एक और हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको भी लिखा जाए। मैं एक्चुअली जो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं आप उसकी जरा एक एप्लीकेशन जरूर सीखें। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे 68 नंबर है, लिखा है द टू एलिमेंट ए एंड बी, ए एंड बी की बात हो रही है, और आर सच दैट बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए एंड बी एंड बी और ए एंड बी, ये तीनों डेटा दे रखे हैं, आर रेस्पेक्टिवली दिस इज 81 किलो कैलोरी पर मोल।
ठीक है, एंड 64 किलो कैलोरी पर मोल, और ए बी वाला जो दे रखा है वो 76 दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो ये एक बात बोली गई कि इस तरह से ये वैल्यू है। अब लिखा मोल एंड इलेक्ट्रॉन एंड सॉरी इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी is 2.4 and then the electronegativity of A अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो मैंने इस पे बेस्ड एक पूरा फॉर्मूला बनाया था, और वो क्या होगा वो याद करिए। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या था, 0.208 किलो कैलोरी वाला है, रूट ऑफ 8 डेल्टा, और डेल्टा की जगह आपने 0.208 डेल्टा की जगह क्या लिखेंगे आप, ई ऑफ ए बी माइनस रूट ऑफ ई ऑफ ए इंटू ई ऑफ बी एंड बी। तो ये आप बस फॉर्मूला अप्लाई करिए, 0.208 रूट ऑफ ई ऑफ ए बी कितना है 76 माइनस रूट ऑफ ई ऑफ ए कितना है 81 और इनटू में ई ऑफ बी एंड बी 64। तो अगर मैं इसको लिख देता यहाँ पे 76 तो ऐसे ही रहने दे, इसके रूट में बाहर क्या आ सकता है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 है। ठीक है, तो 9 इंटू 8 आ सकता है। तो यहाँ से आप इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो ये 0.208 इज इक्वल टू रूट ऑफ 76 72 तो 4। तो यहाँ से फाइनली कितना आ गया 0.208 इंटू 2। ठीक, अब आपके पास ये डिफरेंस ऑलरेडी पता है, तो डिफरेंस ऑफ ए डिफरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू, ये आपके पास 2 इंटू 0.208 है, एक वैल्यू आपको पता है, ये निकाल सकते हो। ठीक, तो इस तरह से आप कुल मिला के फॉर्मूले का जो यूज है उसको आप सीख रहे हैं। तो अब आपका चैप्टर हम लोग उसको यहाँ पे रोकते हैं। केवल डाउट को आप अच्छे से करें, असाइनमेंट कंप्लीट करें, फिर डाउट डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे। वीडियो लेक्चर को लेकर अब हम लोग अगले क्लास में एक नए चैप्टर की बात स्टार्ट कर रहे होंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो जितना कुछ आपने अभी पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में उतार लेना है, बहुत अच्छे से अपने तरीके को समझने लायक बना लेना है इस चैप्टर को, है ना, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। जो आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसकी लैंग्वेज यूज होगी, आप ये समझ लें। ठीक है, तो तब तक आप इन सब चीजों को एक बार अच्छे से दोबारा से पढ़िए, और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।